नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले विनोद दुआ जी को श्रद्धांजलि। परसों जब उनकी मृत्यु की खबर आई तब तक मैं अपना ये रिकॉर्ड कर चुका था, तो इसलिए परसों नहीं श्रद्धांजलि को आप तक पहुंचा पाया। विनोद दुआ जी से कोई मेरा बहुत कोई घनिष्ठता ऐसी नहीं थी, लेकिन 2016 में मैंने उनको पहली बार, मैं एक लोकपत सम्मान का आयोजन करता हूँ प्रतिवर्ष लखनऊ में, उसके लिए उनको बुलाया था कीनोट एड्रेस के लिए। वो आए और अपने बेबाक अंदाज से उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, सबका दिल जीत लिया। एक दो चीज़ें बहुत ऐसी थीं जो मुझे उस समय 2016 में, जब उनको पहली बार मैं उनसे रूबरू एक लंबे समय तक मिला और बहुत सी चीज़ें बातचीत हुई, तो एक चीज़ ये समझ में आई कि वो बहुत चीज़ों में बेबाक थे और बहुत चीज़ों में कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था कि अगर ये गलत ये सही, वो ग्रे एरिया कम रखते थे, वो ब्लैक या वाइट के वो थे। और मुझे एक आश्चर्यजनक बात उस दिन और पता लगी। मैं उनको मतलब जहाँ तक न्यूज़ की बात है, इन सब में बहुत ऊपर रखता था। मुझे लगता था कि भाई देश के जो जितने एंकर्स हैं उसमें बहुत ही ऊपर की श्रेणी में है और इसलिए उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है। लेकिन उस दिन जब मेरे यहाँ थे जो लोग थे, उनकी जो खाना, उनका एक जो सीरियल आता था जायके का सफ़र, उसकी वजह से मैंने देखा कि उनकी खास करके महिलाओं में तो उनकी गजब का क्रेज़ था। वो जायके का सफ़र उनका ज़्यादा, उस दिन मुझे लगा कि वो भी उतना ही पॉपुलर था, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो पॉपुलर था ही कि उसकी भी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी। विनोद जी के साथ फिर उसके बाद कई बार बातचीत होती रही, मुलाकात होती रही। मैं जब अपने शो में कहता था आप आ जाइए तो तुरंत आ जाते थे बिना नानुकर किए हुए। आखिरी बार मैं एक महात्मा गांधी पे 2020 में मैं कर रहा था, उनके 100 साल पूरे हो गए थे, उसकी जन्मशती ख़त्म हो रही थी, उस पर एक कार्यक्रम कर रहा था। तो मैंने एक 7 दिन का कार्यक्रम था, मैंने विनोद जी से भी कहा था कि आप भी इसमें आ जाइए। उन्होंने कहा था ठीक है। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि उनका फ़ोन आया फिर, और फ़ोन पे उन्होंने कहा कि आनंद, ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि दिक्कत ये हो रही है कि मेरे ऊपर कुछ एक मुकदमे दायर हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में, तो मेरे वकील ये कह रहे हैं कि आप अगर लाइव शो में जाएंगे तो आप तो कुछ भी बोल देते हैं, तो वो कहीं उन मुकदमों में कहीं नुकसान देना हो, क्योंकि लोग आपसे उस तरह के प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसा करो कि आप मेरी जगह मैं किसी और को, अच्छा इतने कंसिडरेट थे कि क्योंकि मैंने इस दौरान मालूम नहीं कितने लोगों के साथ बातचीत की है, अनगिनत गेस्ट बुलाए हैं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो आपकी समस्या समझें, जो आपको फ़ोन वापस करें और कहें कि भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ। क्योंकि सारे ये सब लोगों को लगता है भाई बड़े आदमी हैं, मैं आऊँ नहीं आएंगे, फिर फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। बहुत कॉमन चीज़ है उसमें। लेकिन वो आदमी वो करता है, सिर्फ यही नहीं करते, वो कहते हैं मैं आपको, उन्होंने एक नाम सुझाया, एक बड़ा नाम सुझाया। फिर मैंने कहा नहीं, उनकी जगह अगर इनसे बात हो जाए। और एक अच्छा उन्होंने काम ये किया कि HW न्यूज़ के सुजीत नायर साहब से वो मेरा व्यक्तिगत परिचय पहली बार हुआ, और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें साथ होती गईं और सुजीत नायर साहब के साथ एक लंबा रिश्ता भी जुड़ गया। विनोद दुआ साहब के साथ, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न पूछते थे कि भाई विनोद दुआ जी कब आएंगे, क्या आएंगे, तो मैंने अभी एक 20-25 दिन पहले, नवंबर के शायद 20-22 तारीख के आसपास, डेट होगी मेरे पास लिखी हुई, उस दिन मैंने उनको फ़ोन किया और फिर बहुत फीबल वॉइस थी, फ़ोन खुद ही उठाए और धीरे बोले कि नहीं अभी तबीयत तो ठीक नहीं है। हमने कहा भाई हम सब लोग इसीलिए यही चाह रहे हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि एक तरह का वो खालीपन महसूस हो रहा है। क्या नहीं ठीक है। और आपको बहुत लंबी कोई बातचीत नहीं की और मुझे भी लगा कि ज़्यादा बातचीत नहीं, रख दिया गया। तो विनोद दुआ तो अपनी एक शख्सियत है जिसकी हस्ती को कोई कम और ज़्यादा कहने के हम लोगों की क्या, वो बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा चुका है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आज इस शो में ज़रूर कहूँगा कि विनोद दुआ ने इस देश में के जो भी गौरव है, इस देश की जो भी है, उसमें कुछ बढ़ोतरी ही की होगी। जो हमारी हैसियत है एज अ कंट्री, उसमें उन्होंने उसको और बढ़ाया होगा। मुझे कभी कभी दुख होता है, मैंने कम से कम नहीं देखा। मैं अपने को करेक्ट करूंगा और मैं इस पे अगर सार्वजनिक रूप से फिर माफ़ी भी मांगूंगा। मैंने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई एक बयान या ट्वीट या कुछ
विनोद दुआ जी की मृत्यु के बाद मैंने नहीं देखा है। अगर उन्होंने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। विनोद दुआ से आप एकमत हो ना हो, उनकी बात मानते हो ना मानते हो, लेकिन आप उनकी हस्ती को नकार नहीं सकते और उनकी पत्रकारिता को नहीं नकार सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इतनी संवेदनशीलता, इतनी सहृदयता और एक इतने प्राइम मिनिस्टर को इस लेवल पे नहीं, आपको हो सकता है क्योंकि आपको प्रधान सेवक हरदम कहते थे, आपको हो सकता है बुरा लगता हो, लेकिन आपको कम से कम अगर एक उनके लिए 2 शब्द आप बोलेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। अब मुख्य बात पे आते हैं, क्योंकि एक अजीब सी चीज़ ये हुई कि अभी 2 दिन पहले एक SBI ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अडानी कैपिटल के साथ, और इसकी जो पूरी मतलब जैसे होता क्या है कि जब बड़ी कंपनी के साथ छोटी कंपनी कोई साइन करती है, छोटी कंपनी वाला बताता है कि देखो ये साइन किया, नहीं, यहाँ ऐसा लग रहा है कि SBI छोटी कंपनी है, अडानी बड़ी कंपनी है, क्योंकि जो प्रेस से बातचीत और इससे बातचीत वो सब SBI के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कितना अच्छा काम किया। अब उन्होंने ये को लैंडिंग के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जहाँ पे वो कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट्स के लिए ये लोन देंगे, और उससे इनका हमारे SBI के चेयरमैन साहब का कहना है, अडानी साहब का नहीं है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, इससे होगी इस लोन से, और इनहेंस एफिशिएंसी होगी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये हमारे मतलब SBI का ये सब बयान है। मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड आपको और बता दूं, फिर उसके बाद अडानी जी की ने क्या क्या किया वो जरा बता दूं। पहली चीज़ ये समझ लीजिए, अच्छा ये एक मैं आपको वो पेज लगा दे रहा हूँ, कृष्ण अय्यर जी हैं, बेबाक लिखते हैं बहुत सी चीज़ें मुझे, क्योंकि मैंने ये क्रॉस चेक नहीं किया है, मैंने उनकी वॉल से लिया है, और मैं ये मान रहा हूँ कि सार्वजनिक उसमें जिन जिन लोगों ने उनके साथ इसको शेयर किया है वो लोग अपने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, तो ये अक्षरशः सही होगा। एग्रीकल्चर लोन 3 तरह के होते हैं, और इस देश में 2020 की RBI के डेटा के अनुसार उनका कहना है कि करीब 3 लाख करोड़ के लोन एग्रीकल्चर लोन दिए गए हैं 4% इंटरेस्ट पे, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन करीब 4% इंटरेस्ट पे होता है। अब पहली वो, दूसरी बात ये समझ लीजिए, जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर लोन का एवरेज है, कॉर्पोरेट को दिए गए एग्रीकल्चर लोन का जो एवरेज लोन है वो 100 करोड़ का पर लोन है, और उसका कारण है 100 करोड़ क्यों है वो आगे आपको समझ में आएगा। 3 तरह के एग्रीकल्चर लोन होते हैं, एक जो एग्रीकल्चर लोन जो साधारण किसान को मिलता है, जो हम और आप समझते हैं और जिसके लिए इतनी हाय तौबा मस्ती है कि लोन माफ़ी मत करो इत्यादि इत्यादि। दूसरा लोन होता है फाउंडेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ये किस लिए होता है? गोडाउन बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट्स के लिए। कोल्ड स्टोरेज गोडाउन आपको पता ही है, जो अडानी जी ये सब पैसा लेके बैंक से ही लोन लेके उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन और ये सब बनाए हैं, और इसकी लोन लिमिट 100 करोड़ होती है, एक फर्म को 100 करोड़ दिया जाएगा। फिर तीसरा लोन होता है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, एग्रीकल्चर की सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। ये लोन जो है, जैसे फार्म डिस्ट्रीब्यूशन है, फार्मिंग की लैब्स हैं, फार्मिंग से मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए है। जैसे रिलायंस फ्रेश एक कंपनी है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और यहाँ पे भी लिमिट 100 करोड़ के लोन की है। अब आप ये समझ लीजिए ये को लेंडिंग क्या होती है। को लेंडिंग में जो अभी कहा गया है कि बैंक का रिस्क है वो करीब 80% रहता है, जो NBFC इसमें है, इस केस में अडानी कैपिटल हैं, उनका रिस्क 20% रहेगा। अब को लेंडिंग पहले भी हुए हैं इस देश में और वो सफल प्रयोग नहीं है। एक चीज़ और समझ लें कि अडानी जी क्या है, अडानी कैपिटल क्या है। अडानी कैपिटल 2017 में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई, अभी जिसको कहते हैं ना जुम्मा 4 साल पुरानी है। ये जो NBFC है, इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब इसके पास जिस पैसे को ये अपने हिसाब से इधर उधर लगा सकती है, वो 1292 करोड़ 1292 करोड़ हैं। 31 मार्च 2021 की है। अब इसके ये समझ लीजिए फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा एक तो ये कहा जा रहा है कि कस्टमर बेस बढ़ेगा, मैं आगे बताऊंगा कस्टमर बेस कहाँ से बढ़ेगा। दूसरा कहा जा रहा है कि ये कनेक्ट
ये हमारे चेयरमैन एसबीआई साहब कह रहे हैं, कनेक्ट विथ अंडर सर्विस फार्मिंग सेगमेंट होगा। ऐसे सेगमेंट जहाँ पे बहुत आपकी कृषि के सेवाएं, कृषि लोन की सेवाएं नहीं जा पा रही हैं, कृषि क्रेडिट नहीं जा पा रही, ऐसे अन सर्विस सेक्टर्स में ये जाएंगे। फिर उनका कहना है कि लास्ट माइल बैंकिंग सर्विस, इससे बहुत अच्छा होगा अडानी जी के साथ मिलने से, टू इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो होगा। और फिर उनका कहना है बेस्ट इंटरेस्ट रेट। बेस्ट इंटरेस्ट रेट ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बेटर रीच, अडानी जी के साथ होने से रीच बेटर हो जाएगी। अब जरा ये समझ लीजिए कि किसका कितना कस्टमर बेस है विसर्विस। जो अडानी कैपिटल की टोटल कस्टमर हैं वो 28,000 हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 28,000। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो टोटल कस्टमर बेस हैं उसके 45 करोड़, जी हाँ 45 करोड़ जो उसके कस्टमर हैं। 28,000, 45 करोड़। लेकिन फ़ायदा इन 28,000 के आने से 45 करोड़ को होगा, ऐसा बताया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस 45 करोड़ का 1% कितना हुआ, 45 लाख। 0.1% कितना हुआ, 4.5 लाख। 0.01% कितना हुआ, 45,000। 0.01% से कम कस्टमर बेस वाली कंपनी आके 99.99% को बिल्कुल चमत्कार कर देगी। ये भी चमत्कार है कि हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं तो ठीक ही बात होगी। दूसरा सुनिए, इसकी रीच बढ़ जाएगी। कहा गया रीच, अडानी कैपिटल की टोटल 63 ब्रांचेस हैं, 63। इस 63 ब्रांचेस के अगेंस्ट एसबीआई की 22,000 ब्रांचेस हैं, 22,000 ब्रांचेस। मैं 62,617 एटीएम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट उनके हैं, जो छोटे छोटे बैंक के तरह से काउंटर्स खुल रहे हैं गांव-गांव में, वो 71,968 है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं फुल फ्लेजेड एसबीआई ब्रांचेस की बात कर रहा हूं जो 22,000 है। इनके 63,000 है, इनके 63 है, माफ कीजिएगा 63 है। 22,000 का 1% 220 होता है, 1% से कम है, आधा %। अब ये भी चमत्कार है। 99.5% जो ब्रांचेस हैं उनको ये 0.5% जब नए लोग आ जाएंगे तो उनकी रीच बढ़ा देंगे। ये कोई नया तरह का चमत्कार हो रहा है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा था कि ये कहीं ना कहीं हमको और आपको ये समझना होगा। अब ये किस सेक्टर में जा रहे हैं, ये ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट्स में जा रहे हैं। ये अगर ये जा भी रहे हैं तो ये शुद्ध जो क्रेडिट होती है, ये किसान क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट है तो अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका वो वापस खींचने में आसानी होगी। ट्रैक्टर आप वसूल के ले आएंगे, आप फार्म इक्विपमेंट उठा लाएंगे, समझ में आता है। दूसरा, कोलेटरल, असली चीज जो मुझे लगता है जिसका डर है, और जो किसान कानून वापस नहीं होते तो वो डर और साफ साफ था, वो है कोलेटरल। जब आप ये किसान अपना ये लोन लेता है तो अपनी कोलेटरल के रूप में गिरवी अपनी ज़मीन रखता है, और अगर ये लोन डिफ़ॉल्ट हुए, गांव की स्थिति में बता दूं, गांव में 100 में 90 लोन कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट होते हैं, एक अच्छे लोन नहीं दे पाते हैं, फिर इसीलिए लोन वेवर की बात होती है। अब आप ये बताइए, अडानी जी जो हैं भाई, उनका अगर पैसा फंसेगा तो आपकी ज़मीन फटाफट लिखवाएंगे ना, कि वो कर्जा माफी का इंतजार करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अडानी जी क्या खुद बैंक से लोन नहीं लेते हैं? मतलब ये कौन सा पैसा लाके सस्ता लोन देने लगेंगे, जिसको हमारे एसबीआई वाले कह रहे हैं सस्ता लोन देंगे सर। अरे भाई, तो आप क्या अडानी जी के ग्रुप को आप पैसा देना बंद कर दिए हैं क्या? खास करके आप ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इसकी जांच ठीक से की जाए तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। एग्रीकल्चर के एक सेक्टर में 4% में आप इनको लोन दे रहे हैं, और यही भाई साहब आके फिर किसानों को लोन, मतलब ये क्या हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, क्या इनको एक्सपीरियंस है रूरल क्रेडिट का? ग्रामीण क्षेत्र में इनको क्या एक्सपीरियंस, क्यों दिया जा रहा है? और ये तो एक हंसने वाला बयान है जो हमारे जो चेयरमैन हैं एसबीआई, दिनेश खारा साहब, वो कह रहे हैं पार्टनरशिप विल हेल्प अस इन एक्सपेंडिंग एसबीआई कस्टमर्स। कौन सा एसबीआई कस्टमर ये एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, नहीं मालूम। अब एक चीज और है, एनबीएफसी, देखिए
अगर अडानी जी शुद्ध रूप से कोई फाइनेंशियल वो होते तब तो समझ में आता है। ये मूल रूप से उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ ये करना भी थोड़ा ठीक नहीं है। और अगर आपको मान लीजिए कहीं एसबीआई को ऐसा लग रहा था कि इसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है, उसको और कस्टमर बेस बढ़ाना था, तो दो आपके सरकारी उपक्रम सामने बैठे हुए हैं जिनकी रीच है, एक LIC और दूसरा पोस्ट ऑफिस। अगर आपको ऐसी ज़रूरत थी तो LIC और पोस्ट ऑफिस से आप वो करते। उनके पास अपने पैसे भी हैं, वेल रन कंपनीज भी हैं, इतने साल का इतिहास भी है। 2017 में तो नहीं, वो 4 साल पुरानी कंपनी तो नहीं है, पुरानी कंपनीज हैं। लेकिन इन सब के बाद मैंने एक एपिसोड किया था, एपिसोड नंबर 97, वो नवंबर 2018 के करीब किया था, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। उसमें क्या हुआ था, SBI ने रिलायंस जियो के साथ एक इस तरह का वो किया था और हमने उसको कहा था तोहफा रिलायंस जियो को दिया है। मतलब SBI को का काम बिना रिलायंस जियो के नहीं चल रहा था। उसी तरह से अब अंबानी जी को हो गया, अब SBI का काम बिना अडानी जी के नहीं चल रहा है। मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप जो मनाए वो करिए, लेकिन कम से कम देश की इस तरह के जो बैंकिंग इंडस्ट्री है जिस पे लोगों का अभी भी भरोसा है, अभी भी लोग ये मानते हैं कि SBI में पैसा सुरक्षित है, बाकी बैंकों के में आप उतना सुरक्षा नहीं महसूस करते हैं, तो आग्रह है जो भी इसके नेता हैं कि इस तरह के काम मत करिए। अडानी जी को ऐसे ही 1000, 2000, 10,000, लाख, करोड़ कुछ भी दे दीजिए, लेकिन कम से कम SBI की साख के साथ कोई खिलवाड़ मत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।